हेलो बच्चों, आज मैं फिर आ गई हूँ आपके समक्ष परवीन डागर समास के मुख्य भेद पढ़ाने, मुख्य बिंदु पढ़ाने। जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा है कि मैंने समास को विस्तार पूर्वक पढ़ाया, बहुत अच्छे से समझाया, हर भेद को अलग अलग तरीके से बताया। तो अब उसी को एक छोटे तरीके से कम समय में आप लोग कैसे समझें वो मैं आपको आज बताऊंगी। आपने पहले देख ही लिया होगा, समास के 6 भेद होते हैं और 6 भेद में सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको। शुरू से करते हैं कि इजी से, आसान से कठिन की तरफ चलते हैं। तो आसान क्या है? सबसे पहले आसान है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की पहचान व उसके विग्रह का तरीका वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहचान में सबसे पहले तो इसमें योजक चिन्ह या फिर दीर्घ संधि, दीर्घ संधि या फिर विलोम या फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द। समझ आई? ये तो है इसे पहचानने का तरीका, पहचाना किस तरह से जाएगा। दूसरा इसका विग्रह। अब विग्रह करेंगे हम। विग्रह होता है इसका और, तथा, एवं, या, अथवा आदि से। ठीक है। उसके बाद अब आप सोचोगे कि किसी पर्टिकुलर शब्द के साथ अथवा लगेगा, किसी पर्टिकुलर शब्द के साथ या लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सभी शब्दों के साथ ये सारे शब्द प्रयोग हो सकते हैं। जैसे कि माता पिता शब्द है तो इसको विग्रह करते समय माता या पिता, या फिर लिख लो माता और पिता, माता एवं पिता, इस तरह से माता अथवा पिता। तो किसी भी तरह से कोई विग्रह इन शब्दों को लेकर आप करते हो तो कोई भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है। अब आपको पहचानने का तरीका, योजक चिन्ह, दीर्घ संधि, विलोम शब्द होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि दिन रात, और कुछ होते हैं अनुकरणवाची शब्द। अनुकरणवाची शब्द कौन से होते हैं? अनुकरणवाची शब्द होते हैं जो किसी के साथ बोले जाते हैं। जैसे कि चाय कॉफी हम बोलते हैं, चाय का विपरीत तो कुछ नहीं है, ना ही चाय का स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है। तो चाय का अनुकरणवाची शब्द होते हैं चाय कॉफी, या गरम ठंडा। गरम ठंडा हालांकि विलोम में भी आता है। तो इस तरह से इसकी पहचान होती है। दूसरा भेद मैं लेती हूं आपके सामने, द्विगु समास। द्विगु समास में पहचान जो है वो पहले शब्द से, पहले पूर्व पद, जो मैंने पहले भी बताया पूर्व पद उत्तर पद होते हैं इसमें। तो द्विगु समास जो होता है उसमें पहला पद, पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद यानी उत्तर पद, उत्तर पद संज्ञा होता है। एक तो ये पहचान है। अब कैसे किस तरह से पहचान होगी? दूसरी बात, इसमें एक सिंगल का कोई नहीं आएगा, सभी द्वि, त्र, चतुर, पंच, षट, षड, अष्ट, सप्त, नव, दश, इस तरह के शब्दों का, क्योंकि एक से कभी भी समूह नहीं बनता। इसलिए क्योंकि इसका विग्रह जब होता है ना, तो विग्रह के समय इसमें समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। समूह या समाहार शब्द का, जैसे कि पंच रत्न। अब ये पंच मीन 5, रत्न मीन रत्न। अब 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों
का समूह, इस तरह से। ठीक है, एक से कोई भी शब्द होगा तो वो नहीं इसमें प्रयोग होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नव रात्रि, सत सई। सतसई, अब आप कहेंगे सतसई तो नाम नहीं सुना। सतसई होती है बिहारी जी के दोहों का एक संग्रह है जिसका नाम सतसई है। इसे कहेंगे हम 700 दोहों का समूह, इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया होगा द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञा और विग्रह के समय समूह या समाहार का प्रयोग होता है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इसमें भी आते हैं, द्विगु समास में भी और बहुव्रीहि में भी आते हैं। अब मैं थोड़ा सा ऊपर बहुव्रीहि को भी आपको बता देती हूँ। बहुव्रीहि में बस बहुव्रीहि समास जो है तीसरे पद की तरफ इशारा, जैसे कि जिसके विग्रह में, जिसके जिन जहां है जो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे दशानन, अब इसको हम कहेंगे 10 सिर है जिसके, इस तरह। तो है जिसके ये तीसरे पद की तरफ इशारा है। ठीक है, जबकि इसमें भी संख्यावाची तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन दोनों का विग्रह अलग तरीके से है। आपको विग्रह जो दिया जाएगा ऑप्शन में, अगर विग्रह दिया गया है जिस भेद के अनुसार दिया गया है तो उस पर टिक करेंगे। चलिए अब आगे कर्मधारय। कर्मधारय समास में उपमा, उपमेय, विशेषण, विशेष्य आदि। अब उपमा उपमेय से आपको समझ आ रहा होगा तुलना करना, किसी के समान बताना, किसी के जैसा बताना, तो वो तो उपमा उपमेय है। और विशेषण विशेष्य में क्या है कि विशेषता बताना। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, अब इसमें नीला है जो कंठ, अब दोनों में ये शब्द जो है ये इसमें भी आ सकता है बहुव्रीहि में भी, लेकिन आपको इसके विग्रह पर ध्यान देना है। यहाँ नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता बताई जा रही है क्योंकि कंठ यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता ही बताई जाती है, विशेषण वही होते हैं। और यहाँ पर अगर नीलकंठ का प्रयोग होता तो तीसरे पद की तरफ यानी शिव भगवान की तरफ उसका इशारा होता कि नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ। समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में अव्यय से आपको पता चलता होगा पूर्व पद जो है वो अव्यय होगा और उपसर्ग भी अव्यय होंगे। अब उपसर्ग जुड़ने पर वह अव्यय शब्द का ही निर्माण करेगा। निर्माण होगा। जैसे अब एक दो उदाहरण आपको दे देती हूं। बेज्ञान, बिना ज्ञान के। अज्ञान, बिना ज्ञान के। अगर मैं कहूं कि प्रतिदिन, रात भर, यथाशक्ति इस
इस तरह के यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। आमरण यानी मरने तक, आजीवन जीवन भर, इस तरह के शब्दों का जो कि सारे अव्यय शब्द होंगे। तो अव्ययी भाव समास तक आपके समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान बस यही है कि आपको उसमें सारे कारक प्रसर्ग दिखेंगे और कारक प्रसर्गों का ही लोप होगा। तत्पुरुष में आपने कारक प्रसर्ग पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, संबोधन, संबंध, सारे। तो वो 8 होते हैं, 8 में से आपको 6 यहाँ पढ़ने हैं। कर्ता हटा देना है, नीचे से संबोधन हटा देना है। तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबंध, ये है आपके 6 भेद। अब इसमें कर्म में को, करण में से, संप्रदान में के लिए और अपादान में से और अधिकरण में पर, संबंध में का, के, की। ये जितने भी शब्द होंगे आप रेलगाड़ी, रेल की गाड़ी या रेल के लिए गाड़ी, दही वड़ा, दही में डूबा वड़ा, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता, इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे उनमें सभी में कारक प्रसर्ग होंगे और उस कारक प्रसर्ग के अनुसार ही आप तत्पुरुष समास के भेद को पहचानेंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा और आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।